नमस्कार, आप सुन रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी 91.2 की तरंगों पर। मैं हूं हर्षिता मेहता, पत्रकारिता और मीडिया अध्ययन विद्या शाखा में सहायक अध्यापक। आज के लेक्चर की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। पुराने समय में जब आपके गाँव में कोई बड़ा त्योहार आता था, कोई मेला लगता था, तो खबर कैसे फैलती थी? ना फेसबुक था, ना व्हाट्सएप था, ना रेडियो था, फिर भी पूरा गांव जानता था। कैसे? ढोल की थाप से, नगाड़े की आवाज से, किसी चौपाल में रात भर चलने वाले लोक नाट्य से, नानी दादी की कहानियों से जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी, या फिर आस पड़ोस के लोगों की बातचीत से। यही परंपरागत संचार माध्यम है और आज यूनिट 5 में हम इन्हीं की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। परंपरागत संचार माध्यम आधुनिक जनसंचार की पहली पीढ़ी है। भारत जैसे ग्राम प्रधान देश में इनकी महत्ता आज भी बरकरार है। मैकब्राइड ने कहा है, लोकगीत और लोक नाट्य का माध्यम अद्वितीय होता है क्योंकि यह जन सामान्य के प्रति अपने व्यापक आकर्षण और लाखों निरक्षर या कम पढ़े लिखे लोगों के गहनतम संवेगों को छूने के अपने गुण के कारण सबसे प्रभावशाली होता है। परंपरागत संचार माध्यम की सबसे बड़ी ताकत है विश्वसनीयता, क्योंकि ये माध्यम उसी समाज से उपजे हैं जिसमें इनका प्रदर्शन होता है। अब बात करते हैं लोक साहित्य की, जिसे लोक की आत्मा का दर्पण माना जाता है। लोक साहित्य वह साहित्य है जो लोक से उपजा होता है। इसके रचनाकार और रचनाकाल अज्ञात होते हैं, यानी यह समाज की सामूहिक रचना है। इसकी 5 प्रमुख विशेषताएं हैं। पहली, मौखिक परंपरा से आगे बढ़ता है, देश, काल और परिस्थिति के हिसाब से बदलता रहता है। दूसरी, रचनाकार और रचनाकाल प्रायः अज्ञात होते हैं, यह समाज की रचना है। तीसरी, इसमें प्रचार या उपदेश की प्रवृत्ति नहीं होती। चौथी, इसमें सबके प्रति सहिष्णुता होती है। और पांचवी, इसकी भाषा सहज, सरल और अपनी बोली में होती है। जैसे कि कहा गया है, निज कवित के ही लागी न नीका, सरस हूँ ही अथवा अति फीका, यानी अपनी भाषा में लिखी चीज किसी को बुरी नहीं लगती, चाहे वो सरस हो या फीकी। यही लोक साहित्य की ताकत है। अब जानते हैं जीवन की लय यानी लोकगीत के बारे में। लोकगीत लोक जीवन के रीति रिवाजों, प्रचलित विश्वासों, अभावों और अनुभूतियों, उत्साह और जिजीविषा की सहज अभिव्यक्ति है। अंग्रेजी के फोक सॉन्ग्स के समानार्थी। उत्तराखंड में ही देखिए, चांचरी, झोड़ा, बैर, भगनौल, छपेली, ऋतुरैन, चौफला, झुमेल, पांडव नृत्य, ये सब लोक गीतों की अनमोल धरोहर हैं। और होली पर शकुनाखर, यह भी एक संस्कार गीत है। लोक गीतों को 2 आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। पहला, विषय के आधार पर, जैसे भक्ति गीत, संस्कार गीत जो विवाह, जन्म और मृत्यु के समय पर गाए जाते हैं, जनजातीय लोक गीत। दूसरा, क्रिया विधान प्रचार के आधार पर, संस्कार गीत, ऋतु गीत, पर्व गीत, श्रृंगार गीत, विशेष अवसरों के गीत। भारत में 3000 से भी अधिक लोकगीत शैलियां हैं। हीर, गिद्दा, चैती, कजरी, बाउल, बिहू, बिरहा, छठ गीत, आल्हा, झूमर, सोहर, बारहमास, और यह सूची अंतहीन है। अब बात करते हैं लोक गाथाओं की, जो कि कहानी और संगीत का संगम है। लोक गाथा लोक गीतों का ही एक विस्तारित और परिवर्धित स्वरूप है। इसमें लोक तत्व, गेयता और कथा तत्व का संतुलित सामंजस्य होता है। लोक गाथाएं लोक गीतों की तुलना में संचार माध्यम के रूप में संदेश प्रसारण में अधिक सफल मानी जाती हैं। उत्तराखंड की मालूशाही एक प्रेम कथात्मक लोक गाथा है। रसिक रमौल जैसी वीर गाथाएं हैं। और जागर एक अलग लोक गाथा शैली है जिसमें अनेक देवी देवताओं, ग्राम देवताओं की कथाएं हैं। हीर रांझा, ढोला मारू जैसी कुछ अन्य प्रेम कथात्मक लोक गाथाएं हैं जो पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं। लोक गाथाओं की 5 प्रमुख विशेषताएं होती हैं। इनमें रचनाकार अज्ञात होते हैं, ये गेय होती हैं, यानी इनको गाकर सुनाया समझा जाता है। इनकी लोक छंदों में रचना होती है। स्थानीय बोलियों और कहावतों का प्रयोग होता है और कथाएं स्थानीय नायकों पर आधारित होती हैं। अब बात करते हैं लोक कथाओं की, जो नैतिक शिक्षा का सबसे पुराना स्कूल है। लोक कथाएं लोक प्रचलित ऐसी कथाएं हैं जो ना गेय होती हैं, ना उतनी विस्तृत। इनमें प्रायः एक ही विषय पर एक कहानी को किसी संदेश, विचार, उपदेश या सीख के साथ पूरा किया जाता है। दादी नानी की वो रात की कहानियाँ, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी, नहीं, ऐसी नहीं। असली लोक कथाओं में रहस्य था, रोमांच था, नैतिकता थी।
जातक कथाएं, पंचतंत्र, हितोपदेश, ये सब श्रेष्ठ भारतीय लोक कथाएं हैं। लोक कथाएं 6 प्रमुख वर्गों में बांटी जाती हैं: व्रत कथा, प्रेम कथा, उपदेश कथा, मनोरंजन कथा, सामाजिक कथा और पौराणिक कथा। अब जानते हैं लोक नाट्य के बारे में। भारत में जनसंचार के साधन के तौर पर नाटक का प्रयोग बहुत पुराना है। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र इस बात का उदाहरण है कि प्राचीन भारत में नाटक का संचार माध्यम के रूप में क्या महत्व था। लोक नाट्य की परिभाषा: लोक नाट्य लोक मनोरंजन का एक ऐसा साधन है जिसमें मंचीय नाटकों जैसी शास्त्रीयता नहीं होती और न ही किसी तरह का दिखावा। अधिक तामझाम के बिना भी ये दर्शकों से सीधा तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार की नौटंकी, बंगाल की जात्रा, गुजरात की भवाई, महाराष्ट्र का तमाशा, कर्नाटक का यक्षगान और सबसे बड़ा रामलीला। रामलीला उत्तराखंड का भी सर्वाधिक लोकप्रिय लोक नाट्य है। इसमें गायन, अभिनय और संवाद का सुंदर संयोजन होता है। लोक नाट्य के 3 प्रमुख प्रकार हैं: नृत्य प्रधान जैसे रासलीला, विदेशिया, कीर्तनिया, संगीत प्रधान जैसे तमाशा, शेखावटी और अभिनय प्रधान जैसे नकल, बहुरूपिया। लोक नाट्य की सबसे बड़ी खूबी है लोक धर्मी होना। कोई मंच की जरूरत नहीं, जहाँ भी थोड़ी खुली जगह हो वहीं लोक नाट्य हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं सबसे प्रचलित परंपरागत संचार माध्यम की, जो है कठपुतली। कठपुतली भारत का सर्वाधिक प्राचीन लोक संचार माध्यम है। कुछ विद्वान तो यहाँ तक मानते हैं कि नाटक का विकास भी इसी भारतीय कठपुतली कला से हुआ था। कठपुतली की सबसे बड़ी विशिष्टता है निर्जीव होते हुए भी सजीव होने का आभास देना और दर्शकों के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेना। कठपुतलियाँ मुख्यतः 5 प्रकार की होती हैं। पहली, धागे वाली कठपुतलियाँ, जो राजस्थान में जन्मी हैं। धागों के सहारे ऊपर से संचालित होती हैं। इनमें हाथ पैर का संचालन बहुत अच्छी तरह से होता है। दूसरी, दस्ताने वाली कठपुतलियाँ, जिनका संचालन तर्जनी, माध्यमा और अंगूठे से होता है, धीरे धीरे लोकप्रिय होती जा रही हैं। तीसरी, छड़ वाली कठपुतलियाँ, इसका विदेशों में अधिक प्रयुक्त होता है। यह 3 छड़ों से संचालित की जाती हैं। चौथी, दस्ताने एवं छड़ वाली कठपुतलियाँ, दोनों का मिश्रण। और 5वीं, छाया पुतलियाँ, जिनमें छाया का प्रयोग होता है। राजस्थान में धागे वाली कठपुतली, उड़ीसा तथा बंगाल में दस्ताने वाली और आंध्र प्रदेश की छाया कठपुतलियाँ ये भारत की अनमोल धरोहर हैं। विदेशों में यह एक विज्ञान की तरह सिखाई जाती हैं। रूस में लोक कथाओं का, जर्मनी में इतिहास का प्रदर्शन कठपुतली से ही होता है। अब कुछ अन्य परंपरागत माध्यमों की बात करते हैं, जैसे स्वांग, व्यंग्य का सशक्त माध्यम। स्वांग एक ऐसा लोक जनसंचार माध्यम है जिसमें नृत्य, संगीत, अभिनय और कवित्व का एक साथ संगम होता है। इसका मुख्य भाव व्यंग्य होता है, इसलिए इसके जरिए दर्शकों तक कोई भी संदेश अप्रत्यक्ष ढंग से आसानी से पहुंचाया जा सकता है। उत्तराखंड में होली के दौरान स्वांग खेले जाते हैं, जिनमें प्रायः किसी खास व्यक्ति के अंदाज या दुर्गुण पर व्यंग्य किया जाता है। आज भी कई कंपनियां अपने उत्पादों की बिक्री के लिए स्वांग का सहारा लेती हैं। दूसरा, जादू, चमत्कार से जनसंचार। जादू पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और कर्नाटक का एक लोकप्रिय जनसंचार माध्यम है। जादू वस्तुतः दर्शकों को अचंभित कर देता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जादूगर का मजमा लोगों की खूब भीड़ जुटा लेता है। जादूगर अपने प्रदर्शन के दौरान स्थानीय सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ भी संदेश देते हैं। केंद्र और राज्य सरकारें भी अपनी योजनाओं के प्रचार के लिए जादू के खेल का सहारा लेती हैं। और तीसरा, लोकोत्सव, समाज का सबसे बड़ा मंच। लोकोत्सवों की परंपरा हमारे देश में काफी पुरानी है। ये समाज के सरोकारों से गहरे जुड़े होते हैं। प्रसिद्ध राजनेता डॉक्टर कर्ण सिंह ने एक बार कहा था, भारतीय लोक माध्यमों की जनमानस में अत्यधिक विश्वसनीयता है। इतनी विश्वसनीयता तो आधुनिक संचार माध्यमों की भी नहीं है। आइए एक बार दोहराते हैं हमने 5वीं यूनिट में क्या सीखा। परंपरागत संचार माध्यम आधुनिक जनसंचार की पहली पीढ़ी है। इनकी जड़ें समाज में गहरी हैं। फिर हमने सीखा अलग अलग परंपरागत संचार माध्यमों के बारे में, जैसे लोक साहित्य, जो एक मौखिक परंपरा से चला समाज की सामूहिक रचना है, जिसमें सहज भाषा का प्रयोग होता है। लोकगीत, जिसे जीवन की लय भी कहा जाता है। इसके 3 प्रकार हैं, भक्ति, संस्कार और जनजातीय। लोक गाथाएं, गेय यानी गाई जाने वाली कथाएं। इसके 3 वर्ग हैं, प्रेम कथात्मक, वीर गाथात्मक, रोमांचपूर्ण। लोक कथाएं, जिसके 6 वर्ग हैं, व्रत, प्रेम, उपदेश, मनोरंजन, सामाजिक, पौराणिक। लोक नाट्य यानी जनमंच, जिसके 3 प्रकार हैं,
नृत्य प्रधान, संगीत प्रधान और अभिनय प्रधान। कठपुतली, जिसके 5 प्रकार होते हैं: धागे वाली, दस्ताने वाली, छड़ वाली, दस्ताने और छड़ वाली और छाया। हमने कुछ अन्य परंपरागत संचार माध्यमों के बारे में भी जाना, जैसे स्वांग, जादू और लोकोत्सव। साथियों, आज हमने जो यात्रा की वो कोई साधारण यात्रा नहीं थी। हम गए उस दुनिया में जहाँ ना माइक था, ना स्टूडियो था, ना सैटेलाइट थी, फिर भी संचार था, जीवंत, गहरा और अटूट। लोकगीत गाए गए बिना किसी रिकॉर्डिंग के, फिर भी पीढ़ियों तक पहुँचे। लोक कथाएं कही गयी बिना किसी प्रकाशक के, फिर भी अमर हो गयी। रामलीला खेली गई बिना किसी मंच के, फिर भी करोड़ों दिलों में बस गई। यही है परंपरागत संचार की असली ताकत। यह तकनीक से नहीं, विश्वास से चलता है। तो अगली बार जब आप कोई लोकगीत सुने, कोई पुरानी कहानी याद आए या कोई बुजुर्ग कुछ सुनाने बैठे, रुकिए, ध्यान से सुनिए, क्योंकि वो सिर्फ मनोरंजन नहीं कर रहे हैं, वो संचार कर रहे हैं। सदियों पुरानी विरासत को आपकी ओर प्रेषित कर रहे हैं। मेरा नाम है हर्षिता मेहता और आप सुन रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो बदलते शहर की धड़कन हलो हल्द्वानी 91.2 की तरंगों पर। 5वीं यूनिट यहीं समाप्त होती है। अगले व्याख्यान में हम यूनिट 6 और यूनिट 7 पर बात करेंगे, जनसंचार और जनसंचार के मुद्रण एवं प्रकाशन माध्यम। तब तक अपने नोट्स बनाइए और हो सके तो आज शाम किसी लोकगीत को सुनिए। नमस्कार।